हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे करंट अफेयर की अगली क्लास है, यानी हमारी करंट अफेयर की आज की 20 अगस्त की क्लास है। और हमारा जो करंट अफेयर रहता है वो डेली बेस पे रहता है। ओके, यानी रोज आओ रोज पढ़ो। और अगर हम बात करें जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़े हैं उनसे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा करंट अफेयर है वो करंट अफेयर हमारा एसएससी, ठीक है, रेलवे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम की बात करें, इसके अलावा हम एमपीपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट की पीएससी की बात करें और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के भी मिलते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम सीधी भाषा में अगर बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा करंट अफेयर है वो आपको बहुत ही आसानी में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ें, यानी एक एक चीज़ कैसे आपको हर एक चीज़ में कवर कराता हुआ यहाँ पर चलूँगा। ओके, अगर दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, जैसे मैंने कि करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ा दिया, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। कैसे कि मैंने एक लाइन पढ़ा दी, वहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस लाइन से क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहीं पे क्लियर कराऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। यहाँ से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा कि करंट अफेयर से एमसीक्यू कैसे निकालना है। तो इन्हीं एमसीक्यू ऐसे आप मैं यहाँ से आपको निकालने बताऊंगा। वैसे ही जब ऐसे कि आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उससे भी आपका जो एमसीक्यूज हैं वो कैसे निकालते हैं वो सब सीख जाएंगे। ओके, चलिए, आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहला जो करंट अफेयर है वो है दुबई में व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए शुरू किया वन फ्री जोन पासवर्ड। अब ये वन फ्री जोन पासवर्ड क्या क्या मतलब है वो देखिए। दुबई ने अपनी वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने किसकी शुरुआत की है? वन फ्री जोन पासपोर्ट की, ठीक है। दुबई फ्री जोन काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया यह सुधार लागत को कम करने और नौकरशाही को घटाने और व्यापार विस्तार को तेज करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यानी ये क्या करेगा? लागत में सुधार करेगा। दूसरी बात, नौकरशाही का मतलब होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये इन चीज़ों को कम करने के अलावा ये खुद के स्टार्टअप पे ध्यान देने की ओर अग्रसर करने के लिए। ओके, चलिए, क्लियर हो गया। अगला जो करंट अफेयर है वो योजना, यानी जो योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित है। बैंकों ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 2.75 लाख लाभार्थियों को 62,792 करोड़ की स्वीकृति दी है। अब आपको अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन सी योजना चालू की गई है जिसमें इतने इतने लाभार्थियों को इतने इतने करोड़ की स्वीकृति दी गई है, तो स्टैंड अप इंडिया योजना। अब ये किस किस के लिए है, क्या इसकी विशेषता है वो हमको यहाँ पर समझना है। अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम अगर सीधी बात करें, जो लोग मुख्य धारा से बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे हम जाति के बारे में बात करें, ठीक है, जनजाति की बात करें, वही हम लिंग के आधार पर महिलाओं की बात करें तो उनको बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है
क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 तक बैंकों ने 2,75,291 लाभार्थियों को इतने करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी है। क्लियर हो गया? चलिए, अगली जो हमारी योजना है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.7% रहने की उम्मीद है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसी, देखो मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर किसी भारतीय संस्था के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं तो उन पर आपको भरोसा नहीं करना है ना, बस आपको याद रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उसको कर सको। और उसके अलावा आपको ये डाटा, अगर आप किसी को ये बताओ कि हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो इतनी बढ़ने की उम्मीद है, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, इस क्लास में भी बता रहा हूँ। ये सर आपको पढ़ने के हिसाब से याद रखना है और सब उल्लू बनाने की चाल है ये, ठीक है ना? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी पहले क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। आरबीआई के 6.5 के अनुमानों से अधिक है। यानी आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था, आरबीआई ने अनुमान क्या लगाया था कि जो भारत की जो ग्रोथ रेट है पहले क्वार्टर में, तो वो कितनी रहेगी? 6.5। लेकिन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने क्या कहा है? 6.7% की दर से बढ़ेगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा 2026 की पहली तिमाही तक भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितने परसेंट रहने की उम्मीद है? तो आपको ये बताना है 6.7। वहीं अगर आपसे आरबीआई की पूछा जाता है तो आपको कितना बताना? 6.5। हालांकि यह वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही यानी क्वार्टर 4 में यह 7.4% की तुलना में कुछ कम है। यानी अगर हम बात करें 2025 का जो अनुमान लगाया गया है चौथी तिमाही में यानी दिसंबर तक, तो उसमें बोला गया कि 7.4 रहने की उम्मीद है। लेकिन उससे ये क्या है जो बताया गया 2026 के पहले उसमें, वो कम है। सेवा क्षेत्र की मजबूती और सरकार पूंजीगत व्यय में तेजी के चलते यह दर काफ़ी ठोस मानी जा रही है। यानी लोगों का कहने का मतलब ये है जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में जैसी मजबूती देखी जा रही कौन से क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में और सरकारी पूंजीगत व्यय में। तो उसमें जो प्रगति देखी जा रही है उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान सही लगाया गया है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल का मतलब होता है ग्रोस, शुद्ध। सकल घरेलू उत्पाद जो एक निश्चित समय यानी कोई भी समय ले लो, जैसे हमने यहाँ पर लिया 1 साल के दौरान किसी देश की सीमाओं के भीतर, आपको ये याद रखना है। पहली बात तो सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय यानी कि कोई भी एक साल ले लो, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु। यहाँ पर अंतिम का शब्द का मतलब बेटा है अंतिम शब्द, जैसे कि अगर मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अंतिम वस्तु से मतलब है जो वस्तु कोई आगे प्रोसेस ना हो, सीधा कंज्यूमर के लिए पहुंचे और उसको वो कंज्यूम करे, ठीक है। जैसे कि गेहूं है, गेहूं अपने आप में अंतिम वस्तु नहीं है। गेहूं से अगर आटा बनता है, ठीक है, आटे से अगर बिस्किट या ब्रेड बनते हैं, तो यहाँ पर जो ब्रेड है बेटा, जो ब्रेड क्या है? अपने आप में अंतिम वस्तु है। ब्रेड क्या है? अंतिम वस्तु। समझ में आ गया ना आपको? ये सही।
जैसे कि जैसे मिनरल्स मिलते हैं ज़मीन के अंदर, जैसे गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड मिला। अब गोल्ड से सीधा अगर जैसे हम लोगों को क्या चाहिए, रिंग चाहिए, तो रिंग बना दिया। हम लोगों को कोई और ज्वेलरी चाहिए तो वो बना दिया। तो ये जो चीज़ें हमको चाहिए वो क्या कहलाती हैं, अंतिम वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे आम संकेतक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद मतलब इसका क्या होता है, किसी एक सीमा में, मतलब सॉरी एक समय में कोई एक टाइम पीरियड निश्चित कर लीजिए कि मुझे उस टाइम पीरियड में इतना टारगेट रखना है। तो वहाँ पर एक समय में कोई भी एक साल लीजिए, देश की सीमाओं के भीतर, यानी देश की सीमाओं के भीतर विदेश में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो नहीं, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु मैंने आपको समझा दिया। और सेवा, सेवा का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे बैंक हो गया सेवा में, अस्पताल हो गए, ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे है राष्ट्रीय न्यूज़ आदि कर्म योगी अभियान उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है। क्लियर? अब ये है क्या वो समझिए। आदि कर्म, अब देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम बताया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। आदि कर्म योगी अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। पहला एमसीक्यू यहाँ से बनेगा आपका कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि इसको कब स्टार्ट किया गया, 19 अगस्त 2025 को, भारत की जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। तो ये किस लिए है, भारत की जनजातीय समुदाय है उनके लिए है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम कहा जा रहा है, जिसका लक्ष्य 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं यानी चेंज लीडर्स को संगठित करना है। यह अभियान विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप है। तो इसमें क्या टारगेट रखा गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और सबको क्या करना, समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है। समावेशी विकास क्या होता है कि विकास तो हो रहा है लेकिन बेटा सबका विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको समावेशी विकास नहीं बोलेंगे। समावेशी विकास का मतलब होता है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, सबका साथ में विकास होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगली जो न्यूज़ है, संसद ने महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अब ये संशोधन से मेरे को एक बात याद आई है, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 131वां संविधान संशोधन। मेरे चेहरे पर हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार द्वारा भी वर्तमान में ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों जैसे प्लान लाए जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 130वां संविधान संशोधन का मतलब क्या है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक आप अगर गूगल करना चाहते तो गूगल कर लीजिए, नहीं कल तक के लिए आप सस्पेंस में रहिए, ठीक है। चलिए, संसद ने 19 अगस्त 2025 को खनिज एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जो एमएमडीआर अधिनियम 1957 में एक महत्वपूर्ण सुधार है। एमएम कुछ नहीं है, इसी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है।
यह सुधार क्या-क्या हैं? यह विधेयक भारत के खनिज क्षेत्रों को रूपांतरित करेगा, विशेषकर महत्वपूर्ण खनिज तक पहुँच बढ़ाने, खोज को आधुनिक पद्धतियों को अपनाने और संसाधन प्रबंधन दक्षता में सुधार करना। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें संशोधन किया गया है, तो खनिज एवं खनिज संशोधन जो विधेयक था 1957 उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर निर्वाचन आयोग का साइन दिख रहा है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसके ऊपर क्या चल रहा है अभी। ठीक है, चुनाव आयोग ने 6 महीने में चुनाव प्रणाली को मजबूत करने हेतु 28 सुधार पहलों का अनावरण किया है। मैं यहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, ठीक है, आप समझ जाना। ओके, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने बीते 6 महीनों में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 28 महत्वपूर्ण पहलें लागू की हैं। ये सुधार तकनीकी एकीकरण, मतदाता सुविधा, सिस्टम शुद्धिकरण, क्षमता निर्माण तक फैले हुए हैं। यह जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित करने की आयोग को प्रतिबद्धता मजबूत करना है। अब इस आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं, ठीक है, सब चीज़ लिख गई है। ठीक है, कैबिनेट ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी है। यानी यहाँ पर यह आपको याद रखना, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। जितने भी ऑनलाइन सस्ते वाले गेम थे, जैसे ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, विंजो हो गया, और भी जो माई सर्कल 11, कौन सा माई 11 सर्कल, जो भी गेम्स हैं, ऐसे ऐप्स को बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ मैं कई सालों से सोच रहा था कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इन ऐपों को बंद कर दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं जो जुआ है यानी सट्टा है वो कम होगा, क्योंकि जो ऐड होते हैं, ऐड क्यों होते हैं? किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए, ताकि लोग उसका यूज़ करें। जैसे ड्रीम 11 जैसे ऐपों